नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है मैं मुगल साम्राज्य आपको बाबर शुरू कर दिया था और बाबर अंतिम मोड़ की ओर चल रहा था। तो आपको पता है मैंने बाबर का जीवन परिचय, बाबर का परिचय, उनका युद्ध आपको पता है। मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध बता दिया, खानवा का युद्ध बता दिया और चंदेर का युद्ध बता दिया। लास्ट युद्ध चल रहा था उस समय में, तो उस युद्ध का नाम था गागरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? गागरा का युद्ध। तो ये भी ध्यान में रखना है, गागरा यूपी में है। कौन से स्टेट में है? यूपी में। अब ये ध्यान में रखेगा गागरा का युद्ध कब हुआ था? तो गागरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। गागरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच। अब आपको पता है मैंने एक प्रश्न भी बताया था, आप कमेंट में प्रश्न का उत्तर दोगे कि प्रश्न बताना है कि जब भारत में बाबर का शासन था तो उस समय में बंगाल का शासक कौन था? तो आपको पता है बाबर 6 मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। तो आपको पता है उस समय में बंगाल का शासक नुसरत शाह और शेर शाह सूरी, जितने भी अफगान शासक थे वो बाबर के विरोधी हो गए थे। तो 6 मई 1500 में बाबर, महमूद और लोदी के बीच हुआ था ये गागरा का युद्ध। और कहा जाता है, विशेष में लिख सकते हो आप, विशेष नोट में, गागरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र युद्ध था जो जल और थल से लड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गागरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। विशेष या नोट के रूप में ले सकते हो। मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र युद्ध था जो जल और थल से लड़ा गया था। और आपको पता है मुगल इतिहास से प्रश्न भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं ज़्यादातर, और आजकल कथन और कारण के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लास, इस वीडियो को, परिष्कार ऑनलाइन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। तो आपको पता है मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र युद्ध था जो जल और थल से लड़ा गया था। तो आपका पता है गागरा का युद्ध था, ये बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये आपका युद्ध से हुआ। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर, ध्यान में रखना आपको, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। 1530 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में। उसके बाद में समाधि, यदि ऐसे आ जाए बाबर की समाधि, तो आपको ध्यान में रखना है बाबर की ऐसे समाधि, बाबर की समाधि। तो आपको ध्यान है बाबर मरा तो कहाँ? बाबर आगरा में आराम बाग में, बाबर आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन शेर शाह सूरी की पत्नी बीबी मुबारक, यूसुफ जई ने बाबर की अस्थियों को लेकर काबुल गई और वहाँ पर दफनाया, वहाँ पर अस्थियों को
दफनाया गया। तो ध्यान में रखना, तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में थी। बाबर आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन शेरशाह सूरी की पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जैन ने बाबर की अस्थियों को लिया और वो काबुल में ले जाकर वहाँ पर अस्थियों को दफनाया। और वहीं पर आपको पता है बाबर ने, ये तो हुआ, उसके बाद में एक प्रश्न आता है। बाबर खुद भी कहता था, बाबर ने बाबरनामा में कहा, बाबर ने बाबरनामा में कहा कि काबुल की जलवायु विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। बाबर ने बाबरनामा में काबुल की जलवायु को विश्व में क्या बताई? सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे चलकर ये भी कहता है, बाबर कहता है कि भारत में, बाबर कहता है कि यदि व्यक्ति को कहीं रहना है तो समरकंद जैसा शहर नहीं है। बाबर ने कहा यदि कोई व्यक्ति को कहीं रहना है तो समरकंद जैसा शहर नहीं है, समरकंद में निवास करना चाहिए। मतलब समरकंद की उन्होंने प्रशंसा की थी। तो आपको पता है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। शेरशाह सूरी की पत्नी बीबी मुबारक ने बाबर की अस्थियों को उठाया, आगरा से निकाला अस्थियों को, और काबुल में ले जाकर वो अस्थियों को गाड़ दिया गया था, दफनाया गया था। बाबर ने काबुल की जलवायु को विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताई। उसके बाद में देखिए आगे आता है, उसके बाद में आता है बाबर नामा, तुजू के बाबरी, जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। और वो प्रश्न क्या आ सकते हैं? बाबर, मैं लिखता हूँ, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद। इसका ये क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है यहाँ से। तो तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद, सबसे पहले ध्यान में रखना है, 1 नंबर तर्क लिखा गया। बाबर के समय में उसका सद्र, बाबर के समय उसके सदर ने जेतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी में अनुवाद किया। तो आपको पता है बाबर के समय में उसके सदर ने जेतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी में क्या किया? अनुवाद। और यदि आपसे वो पूछ लें अन्य नाम, तो आपका पता है तुजू के बाबरी का नाम बाबरनामा, और एक चीज़ और है, इसका दूसरा नाम है वाक़ियात ए बाबरी। ये बाबरनामा के नाम है, तुजू के बाबरी फारसी में अनुवाद, अन्य नाम बाबरनामा, वाक़ियात ए बाबरी। बाबर के समय में उसके सदर ने जेतुद्दीन ख्वाजा ने इसका फारसी में क्या किया? अनुवाद किया। और फिर इसको ध्यान में रखना है, कुछ तूफानों के कारण कुछ अंश नष्ट हो गया था। तो आपको ध्यान है, जेतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी में अनुवाद किया, तूफानों के कारण कुछ अंश इसका क्या हो गया था? नष्ट। एक मैं आपको नोट में लिखा देता हूँ, या विशेष में लिख लो बुलाई, तो विशेष में आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर एकमात्र ऐसा शासक था, बाबर एकमात्र मुगल शासक जिसने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी आत्मकथा लिखी।
आत्मकथा लिखी? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर एकमात्र मुगल शासक है जिसने तुर्की भाषा में तुजुक बाबर एक आत्मकथा लिखी। अब आपको इसको ध्यान में भी रखना है कि मुगलों की मातृभाषा तो क्या थी? तुर्की थी। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। मुगलों की मातृभाषा, तो आपको पता है मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। ये ध्यान में रखना आपको, मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। तो ये आपको समझना, तुजुक बाबरी फारसी में अनुवाद, अन्य नाम बाबरनामा, वाक़यात बाबरी। बाबर के समय में उसके सदर उस सदर ने जैतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी में अनुवाद किया। तूफानों के कारण कुछ अंश इसका नष्ट हो गया था। बाबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी का आत्मकथा लिखी थी। मुगलों की मातृभाषा तो क्या थी? तुर्की। और यदि पूछ लें राजकीय भाषा, यदि आपको पूछ लें राजकीय भाषा तो क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। तो बाबर के समय में उसके सदर उस सदर ने जैतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी में अनुवाद किया। तूफानों के कारण कुछ अंश नष्ट हो गया। ये विशेष में आ जाएगा। 2 नंबर लिखाऊंगा मैं, बाबर एकमात्र मुगल शासक जिसने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी का आत्मकथा लिखी थी। 2 नंबर तर्क आ जाएगा इसका, बहुत शानदार तर्क है। हुमायूं के समय में, फिर आपको ध्यान में रखना है, हुमायूं के समय में तुजुक बाबरी का फारसी में, हुमायूं के समय में तुजुक बाबरी का फारसी में जैना खां और पयाद खां ने फारसी में अनुवाद किया। तो आपको ध्यान, हुमायूं के समय में तुजुक बाबरी का फारसी में जैना खां, पयाद खां ने अनुवाद किया। तो ये तो हो गया दूसरा तर्क। पहला तो किसने? तुजुक बाबरी का सबसे पहली बार बाबर के सेनापति या वजीर सदर ने जैतुद्दीन ख्वाजा ने इसका अनुवाद किया। तूफानों के कारण कुछ अंश इसका नष्ट हो गया था। दूसरा, हुमायूं के समय में तुजुक बाबरी का फारसी में जैना खां और पायद खां ने इसका फारसी में अनुवाद किया। तीसरा यदि तर्क है तो अकबर के समय में 1590 ईस्वी में, अकबर के समय में 1590 ईस्वी में रहीम ने फारसी में अनुवाद करवाया, या इसका पूरा नाम ध्यान में, अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम भी कह दो, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबर के समय में 1590 में रहीम ने फारसी में क्या करवाया? अनुवाद करवाया। और चौथा, शाहजहाँ के समय में अबू तालिब तुर्बती ने फारसी में अनुवाद करवाया। तो ध्यान में आ गया होगा। तो पहला बाबर के समय बताया, हुमायूं के समय में तुजुक बाबरी का फारसी में जैना खां और पायद खां ने अनुवाद करवाया। अकबर के समय 1590 ईस्वी रहीम ने फारसी में अनुवाद करवाया। शाहजहाँ के समय में अबू तालिब तुर्बती ने फारसी में क्या करवाया? अनुवाद। तो आपको पता है तुजुक बाबरी के 4 बार फारसी में क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। उसके बाद में देखिए, आगे चलते हैं हम। उसके बाद में प्रश्न बनता है, अंग्रेजी में भी इसका क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। तो आपको पता है अंग्रेजी में भी तुजुक बाबरी का क्या हुआ था? फारसी में अनुवाद हुआ था। तो तुजुक बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद। तो तुजुक बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद, सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको तुजुक बाबरी अंग्रेजी में। तो 1826 ईस्वी में लेडिन और एर्स्किन ने अंग्रेजी में क्या करवाया? अनुवाद करवाया। अंग्रेजी में अनुवाद
करवाया। 1826 में लेडिन और एस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण आता है 1905 ईस्वी में बेवरिज ने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। 1905 में बेवरिज ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया मेमायर्स ए बाबर के नाम से। मेमायर्स ए बाबर के नाम से इसका क्या करवाया, अनुवाद करवाया 1905 में। तो आपको पता है तुजो के बाबरी अंग्रेजी में अनुवाद, 1826 में लेडी एर्स्किन अंग्रेजी में अनुवाद, 1905 में बेवरिज ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया मेमायर्स ए बाबर के नाम से अंग्रेजी में क्या करवाया, अनुवाद करवाया। उसके बाद में देखिए और भी बढ़िया चीज़ आती है। तो ये तो हुआ अंग्रेजी में अनुवाद। उसके बाद में आता है बाबरनामा में महत्वपूर्ण तथ्य कि बाबरनामा में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया था। तो ध्यान में रखना है बाबरनामा में महत्वपूर्ण विशेष तथ्य, बहुत शानदार। बाबरनामा में महत्वपूर्ण विशेष तथ्य। तो सबसे पहले इसमें तर्क आता है कि बाबरनामा जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, उससे रिलेटेड प्रश्न आता है कि बाबरनामा में सड़क गज ए, बहुत शानदार क्वेश्चन, बाबरनामा में गज ए बाबरी सड़क बाबरनामा में गज ए बाबरी सड़क नामक इकाई का गज ए बाबरी सड़क इकाई का उल्लेख किया गया। बाबरनामा गज ए बाबरी सड़क नामक गज इकाई का उल्लेख किया गया था जो जहांगीर तक चली। कहाँ तक चली? जहांगीर तक चली। दूसरी जो लाइन आती है बहुत टॉप क्वेश्चन है, बाबरनामा में सर्वप्रथम रहट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबरनामा में सर्वप्रथम रहट जिसको बोलते हैं पर्शियन वहील का उल्लेख किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पर्शियन वहील का उल्लेख किया गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबरनामा में गजे बाबरी सड़क इकाई का उल्लेख किया गया जो जहांगीर तक चली। बाबरनामा में सर्वप्रथम रहट पर्शियन वहील का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। तीसरा तर्क आता है इसमें कि बाबरनामा में बाबर ने एक बात कही थी। क्या कही थी वो मैं बताता हूँ। तो सबसे बढ़िया बात है, अच्छी चीज़, बाबरनामा में कहा कि भारत के हमामों में पानी में उछाल नहीं है। तो बाबरनामा में भारत के हमामों में पानी में उछाल नहीं है। भारत के हमामों में पानी में क्या नहीं है, उछाल नहीं है। भारतीय लोग, फिर लिखना है भारतीय लोग रूपवान नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबरनामा में भारत के हमामों में पानी में उछाल नहीं है, भारतीय लोग रूपवान नहीं है। अंगूरों और तंदूरों में दम नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बाबरनामा में कहता है भारत के हमामों में पानी में उछाल नहीं है, भारत के हमामों के पानी में उछाल नहीं है, भारतीय लोग रूपवान नहीं है, अंगूर और तंदूरों में दम नहीं है। भारतीय लोग मुगलों से
घृणा करते हैं। भारतीय लोग मुगलों से क्या करते हैं? घृणा। तो कथन है कि बाबरनामा में कहा भारत के हमामों में पानी में उछाल नहीं है, भारतीय लोग रूपवान नहीं है, अंगूरों और तंदूरों में दम नहीं है, भारतीय लोग मुगलों से क्या करते हैं? घृणा। फिर बाबर एक बात और कहता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर कहता है कि भारत की प्रथम जलवायु, भारत की प्रथम द्वितीय, भारत की प्रथम द्वितीय और तृतीय जलवायु के बीच, भारत की प्रथम द्वितीय तृतीय जलवायु के बीच चौथी जलवायु के अंश नहीं है, चौथी जलवायु के अंश नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर कहता है कि भारत की प्रथम द्वितीय तृतीय जलवायु के बीच में चौथी जलवायु का क्या नहीं है? अंश नहीं है। फिर बाबर कहता है कि भारतीय गरीबों असंख्य कारीगरों का क्या है? देश है। उसके बाद में आगे आता है एक और बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ गया। बाबर कहता है कि भारत के प्रथम द्वितीय तृतीय जलवायु के बीच में चौथी जलवायु के क्या नहीं है? अंश नहीं है। फिर वो कहता है, बाबर फिर एक प्रकट कर रहा है। बाबर कहता है कि बाबर कहता है कि मैंने ज्यामिति नमूने या ज्यामिति आकार के आधार पर बाबर कहता है कि मैंने ज्यामिति आकार के आधार पर नूर ए अफगान आराम बाग में, तो बाबर कहता है मैंने ज्यामिति आकार के आधार पर नूर ए अफगान आराम बाग में बगीचा बनवाया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर कहता है मैंने ज्यामिति आकार के आधार पर नूर ए अफगान आराम बाग में क्या बनाया? बगीचा बनाया। उसके बाद में और कहता है बाबर बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर ने काबुल में शाहरुख बाबर ने काबुल में शाहरुख और कांधार में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ समझना है, बाबर ने काबुल में शाहरुख और कांधार में चांदी के, कांधार में बाबरी, कांधार में कौन से? बाबरी, कांधार में बाबरी। तो बाबर ने काबुल में तो शाहरुख और कांधार में बाबरी चांदी के सिक्के का क्या किया था? प्रचलन किया था। ये ध्यान में रखना है। बाबर ने काबुल में शाहरुख और कांधार में बाबरी चांदी के सिक्के का क्या किया था? प्रचलन किया था। उसके बाद में देखिए आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर, फिर अच्छी बात आता है, बाबर तुर्की और फारसी का पंडित था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाबर तुर्की और फारसी का क्या था? पंडित था। बाबर ने फारसी में मुबाइन पद्य शैली विकसित की। तो ये ध्यान में रखना है कि बाबर तुर्की और फारसी का पंडित था। बाबर ने फारसी में मुबाइन पद्य शैली क्या की थी? विकसित की थी। और तुर्की कविताओं का संकलन करवाया। तुर्की कविताओं का संकलन करवाया जो
दीवान काव्य कहलाता था। क्या कहलाता? जो दीवान काव्य कहलाता था। तो बाबर ने फारसी में मुबैन पद शैली विकसित की, तुर्की कविताओं का संकलन करवाया जो दीवान काव्य कहलाता था। उसके बाद में ध्यान रखना है, अबुल फजल ने कहा कि बाबर ने मनसबी मुबैन शैली विकसित की थी। तो ध्यान में रखना है, अबुल फजल ने कहा कि बाबर ने मसनवी मुबैन शैली क्या की थी? विकसित की थी। उसके बाद में ध्यान में रखना आपने, बाबर मीर अली शेख के बाद तुर्की भाषा में सबसे बड़ा विद्वान था। तो ये अबुल फजल। उसके बाद में आपसे पूछेंगे बाबर के पत्नियां। तो आपको पता है बाबर की पत्नियां बहुत सारी थी। सबसे पहले यदि बात करूं मैं महाम आगा, तो महाम आगा आपको पता है हुमायूं की महाम सुल्ताना लिख दो बुलाई, महाम सुल्ताना हुमायूं की माँ थी ये। और एक और थी जिस महाम सुल्तान हुमायूं की माँ, और गुलरुख अंगाची कामरान और अस्करी की माँ, और एक थी अंगारी दूचा, जो आपको पता है गुलबदन बेगम और हिंदाल। और एक आयशा और थी, आयशा जो बाबर के विपत्ति के समय में, बाबर की विपत्ति के समय में साथ छोड़ दिया था। तो ये बाबर की क्या थी? पत्नियां थी। तो इसको बाद में आज मैंने ये टॉपिक आपको, बाबर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट रूप से मैंने आपको बाबर का युद्ध के बारे में, पानीपत का युद्ध बताया जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, खानवा का युद्ध बताया, उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का आविष्कार किया था और तुलगुमा प्रणाली का प्रयोग किया था। खानवा के युद्ध मैंने बता दिया 17 मार्च में बाबर और राणा सांगा के बीच, और खानवा में गाजी की उपाधि। तीसरा मैंने बताया चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ जो महमूद मेदिनी राय और बाबर के बीच, और खालवा लास्ट जो गागरा के युद्ध था 6 मई 1529 को, जो मध्यकालीन इतिहास में जल और थल से लड़ा गया था। उसके बाद मैंने बाबर के इतिहासपूर्ण बाबर की तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद पहले किसने करवाया? बाबर के सेनापति सदर सुद्र जो था धार्मिक विभाग का था, जिसने जैतुद्दीन ख्वाजा ने तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद करवाया, जिन्होंने तूफानों के कारण कुछ नष्ट हो गए। हमारे के समय में जैना और फायद खान सन ने करवाया, और अकबर के समय 1509 में अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया, और उसके बाद में लास्ट शाहजहाँ के समय में अबू तालिब तिरबती ने करवाया। उसके बाद में मैंने बाबर के बारे में बताया कि बाबर में सड़कें गज बाबरी का उल्लेख किया था जो जहांगीर तक चली, और तुजुके बाबरी में बाबरनामा में आपको पता है रहेट जिसको पर्शियन व्हील का उल्लेख किया गया था, और बाबर ने कहा था कि भारतीय हमामों में पानी में उछालनी है। क्योंकि पानी में उछालनी है, अंगूरों तंदुरों में दम नहीं है, और भारतीय रूपवान नहीं है, भारतीय लोग मुगलों से घृणा करते हैं। फिर बाबर ने कहा कि मैंने नूरे अफगान में ज्यामितीय आकार पर बगीचों बनवाया, और बाबर ने तुर्की और फारसी का पंडित था, और बाबर बहुत बड़ा उन्होंने समरकंद को विश्व की या काबुल को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का। उसके बाद में ये बाबर की पत्नियां थी, मोहम्मद सुल्तान हुमायूं की माँ थी, गुलरुख आगची कामरान अस्करी, अंगारी गुलबदन बेगम हिंदाल, आयशा जो बाबर के विपत्ति के समय में ही साथ छोड़ दिया था। तो आपको पता है ये मैंने, और एक और ध्यान है बाबर के समय में विहजाद, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बाबर के समय में ईरान से एक विहजाद आया था, ईरान से विहजाद चित्रकार,
ये भी आपका टॉपिक लगता है, ध्यान से रखना। तो बाबर के समय में विहजाद एक चित्रकार था जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का राफेल। तो ये आपके बाबर टॉपिक है आज का, वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो मैं हरिराम भार्गव अभी अंतिम समय में आपको ये टॉपिक एंड हो गए। अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।